राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर। आज आप सबसे चर्चा करने के लिए फिर से उपस्थित हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय प्रश्न पत्र है। पुराने प्रश्न पत्रों को हल करने की हमने बात कही थी, तो आज हम लेकर आए हैं आपकी परीक्षा के लिए भी जो खास होगा, जिससे आपको पता चलेगा प्रश्न कैसे आते हैं और परीक्षा में प्रश्नों को हल करने का तरीका और परीक्षा में प्रश्नों की प्रकृति क्या है। ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे, आज के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। आज हम टीजीटी 2011 का प्रश्न पत्र लाए हैं, अर्थात प्रशिक्षित शिक्षक स्नातक परीक्षा 2011 की, जो आयोजित हुई थी 2016 में और उसका रिजल्ट आया था 2018 में। तो आज हम उसी प्रश्न पत्र को लाए हैं। प्रश्न पत्र हमने लगाया हुआ है पीडीएफ के रूप में, और 1 से लेकर 125 तक सारे प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शीघ्रता के साथ जुड़ जाइए। बिना किसी देर के हम चलते हैं सीधे सीधे। ठीक, देखिए ये स्क्रीन पे लगा हुआ है टीजीटी 2011 का ये पेपर है। ठीक, ये रोल नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक, ये रोल नंबर यदि बोर्ड पे अभी भी साइड पे यदि रिजल्ट पड़ा हो तो आप इस रोल नंबर को देख सकते हैं। ये हमारा ही रोल नंबर है। ठीक है, हमने ही पेपर दिया था ये, और प्रथम रैंक आई है इसमें हमारी। पूरी यूपी में पहली रैंक आई है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं यदि बोर्ड की साइट पर रिजल्ट पड़ा हो। ठीक है, तो प्रश्न पत्र है, हिंदी का है, टीजीटी का है। ठीक है, उसके बाद डी सीरीज है ये। ठीक, निर्धारित समय 2 घंटे था। अधिकतम अंक 425 थे। 125 प्रश्न हैं, 425 अंक हैं, अर्थात लगभग एक प्रश्न 3.4 अंक का रहता है। चलिए, जब तक कहा न जाए तब तक प्रश्न पत्र खोला न जाए। ये सारे निर्देश हैं, तो ये तो आप जानते ही हैं, पढ़ लेंगे। जो आपके साथ आपको मिलेंगे, काले बॉल पेन या नीले बॉल पेन का प्रयोग किया जाए। चलो यहाँ से प्रश्न पत्र शुरू करते हैं। ये है पहला प्रश्न। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। ठीक, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा। चलिए, ये चलो पहला प्रश्न देखते हैं बिना किसी देर के। आप अपने प्रश्नों को भी नोट करते चलेंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने सही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? थोड़ा सा रुको, ये ऐसे प्रश्न पूरा दिखाई देना चाहिए। चलिए हल करते हैं आज पेपर। आज का शानदार टॉपिक है, आज का प्रश्न पत्र है टीजीटी 2011 का है, 21 का नहीं है। चलो पहला प्रश्न देखते हैं। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? नहीं पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। बाकी सत्य होंगे, एक नहीं होगा। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो ये सत्य नहीं है। ये दाएं से बाएं नहीं, बाएं से दाएं लिखी जाती है। किधर लिखी जाती है? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती है ये। ठीक है, अब दूसरा, इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से हुई है, ये तो सत्य है। ठीक, यह वर्णात्मक लिपि है, ये वर्णात्मक नहीं है। ठीक है, ये 2 हो गए इसमें गलत। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। अब देखो, इसमें 2 विकल्प हो गए। पहला विकल्प ए और ये सी, ये 2 विकल्प सत्य नहीं हैं। अब देखो, ये भी सत्य नहीं है और ये भी सत्य नहीं है, अर्थात ये प्रश्न गलत है और इस प्रश्न के 2 उत्तर सही हैं। तो 2 उत्तर सही हैं, तो हम पहले को ही सही मान लें, और तीसरे को मानना चाहें तो तीसरे को मान लें। एक बात हम आपको स्पष्ट बता दें, इस प्रश्न पत्र में और ऐसे बहुत सारे प्रश्न पत्र अब तक आए हैं जिनमें बहुत गलतियां हैं। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्नों को F किया गया, बहुत सारे प्रश्नों को हटाया गया, एक से अधिक उत्तर माने गए। तो ये पहला ही प्रश्न है डी सीरीज का। इसमें क्या है? ये दाएं से बाएं नहीं, बाएं से दाएं लिखी जाती है, तो इसमें ए और सी दोनों सही हैं। ठीक है, पहले प्रश्न का ए और सी दोनों सही है। दूसरा देखते हैं, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण, संबंध, अधिकरण, अपादान। बताइए, कमेंट करते चलिए आप लोग। तो तोता डाली पर बैठा है, इसमें कौन सा है? ठीक है, तो तोता डाली पर बैठा है, चारों पर टिक लगा रखे हैं, आप उत्तर न पहचान पाए इसलिए। तो ये पर आया है, मैं पर पे, अधिकरण का चिन्ह होता है मैं पर पे। ठीक है, तो ये
दूसरे प्रश्न का सी विकल्प सही है। हम व्याख्या ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो हो जाएगी बड़ी। चलो अब हम चलते हैं सीधे सीधे तीसरे प्रश्न पर। तीसरा, साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। तीसरा प्रश्न, साधु आ रहे हैं इस वाक्य में साधु शब्द का वचन निर्धारित कीजिए। यहाँ साधु पर भी देखो पॉइंट लगा है, ये अशुद्धि है, ठीक है। तो इसमें अशुद्धियाँ बहुत अधिक थी, हर प्रश्न में अशुद्धि थी और अशुद्धियों में लोग बहुत भ्रमित हुए, ठीक। तो साधु आ रहे हैं इस वाक्य में साधु वचन कौन से वचन में प्रयुक्त हुआ है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। बताओ तीसरे प्रश्न का कौन सा सही है? तो तीसरे प्रश्न का बी विकल्प सही है, साधु आ रहे हैं। साधु आ रहे हैं इस वाक्य में साधु बहुवचन है, ठीक है। साधु क्या है? बहुवचन है। चौथा देख लेते हैं, यही दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग पूछा गया है तो हमने ये कहा था पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात आएगी तो हम प्रयोग करके जानेंगे। चना, चना क्या है? चना सूख रहे हैं, चना टूट गए, चना दल गए, तो क्या है? पुल्लिंग आ रहा है। बाजरा, बाजरा कट गया, बाजरा खड़ा है, बाजरा गिर गया, बाजरा कुट गया, तो ये क्या है? पुल्लिंग आ रहा है। उड़द, ऐसे ही उड़द फैल गया, उड़द गिर गया, अरहर गिर गई, अरहर कट गई, अरहर खड़ी है, तो ये है स्त्रीलिंग। अर्थात चौथे प्रश्न का बी विकल्प सही है। चना पुल्लिंग है, बाजरा पुल्लिंग है और उड़द पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है अरहर, ठीक है। बी विकल्प सही है। कौन से? चौथे प्रश्न का। चलिए अब देखते हैं अगला पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखते हैं, सीधे सीधे चलेंगे हम लोग, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। आपको प्रश्न पांचवा दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? ये है विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा, ये है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो देख लो विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा। आप जानते होंगे यदि आप थोड़ी भी हिंदी पढ़ी है आपने तो। क्या होगा? विद्या धन अभ्यास। क्या होगा? विद्या धन अभ्यास। अ और अ मिलकर आ हुआ, अर्थात इसका मतलब हुआ दीर्घ स्वर संधि है। कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। कौन सा विकल्प सही है? अब देखो कौन सा विकल्प सही है। विद्या अभ्यास गलत है। दूसरा विद्या अभ्यास गलत है। विद्या धन अभ्यास ये सही है और विद्या और अभ्यास ये गलत है। अर्थात पांचवें प्रश्न का सी विकल्प सही है। पांचवें प्रश्न का सी विकल्प सही है, ठीक है। चलो भाई अब देखते हैं छठा प्रश्न। टीजीटी 2011 का पेपर हल कर रहे हैं हम लोग। छठा प्रश्न देख लीजिए, आप उत्तर देते रहिए शीघ्रता से, हम समय नहीं देंगे आपको। कारण उसका ये है कि समय देंगे तो फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। नीलगाय में कौन सा समास है? जहाँ एक विशेषण हो दूसरा विशेष्य हो, जहाँ एक उपमान हो दूसरा उपमेय हो, वहाँ होता है कर्मधारय। वहाँ क्या होता है? कर्मधारय। तो क्या है कि यहाँ पर एक शब्द है नील और गाय की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो नील शब्द गाय की कर्मधारय है, अर्थात छठे प्रश्न का सी विकल्प सही है। चलो छठा हो गया। अब देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां, त्रिभुज में कौन सा समास है? त्रिभुज में कौन सा समास है? ये तो बहुत सरल प्रश्न है, ठीक है, इसे तो कोई भी कर देगा। त्रिभुज, त्रिभुज पहला क्या है? संख्यावाची, दूसरा है संज्ञा। तो पहला संख्यावाची होता है, वहाँ आता है द्विग, उस दिन हमने बताया था। तो इसमें बी विकल्प सही है, द्विग समास है। सातवें प्रश्न का बी विकल्प सही है। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास होगा? द्विग होगा, ठीक है। चलिए उत्तर देते रहिए, आगे देखते चलिए। 7 प्रश्न हो गए, 8वां देखते हैं अब। ये है 8वां प्रश्न, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ठीक है। बहुत शानदार, सभी साथी जुड़ जाएं, शीघ्रता से जुड़ जाया करें, कृपया शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। आपके लिए इतना लेकर आते हैं, मेहनत करते हैं और आप भाई सहयोग नहीं कर रहे हो, साथ नहीं दे रहे हो, ठीक है। आप सब सहयोग नहीं कर रहे हो जितना आपको करना चाहिए। चलो अपने हाथ से स्वयं काम करो। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो।
तो ये तो भाई बच्चे भी जानते हैं कि अपने हाथ से स्वयं काम करो, इसके लिए शुद्ध वाक्य होगा अपना काम स्वयं करो। अर्थात 8वें प्रश्न का ए विकल्प सही हो जाएगा। 8वें का कौन सा सही हो जाएगा? ए। इस वाक्य का शुद्ध रूप ये होगा। चलो अब अगला देखते हैं 9वां प्रश्न। रामेण शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? तो रामेण शब्द, यदि आपको राम के रूप याद हैं तो आपको पता होगा कौन सी होगी, प्रथमा होगी या तृतीया होगी या द्वितीया होगी या पंचमी होगी। बताओ, चारों पे टिक इसलिए लगा दिए, उस दिन आपके पेपर में टिक लगे थे तो आप टिक देख के तुरंत उत्तर बता देते थे। आज बताओ, आज चारों पे एक जैसे टिक हैं। चलो बताओ, प्रथमा, तृतीया, द्वितीया, पंचमी। रामेण शब्द तृतीया विभक्ति का है, तृतीया विभक्ति एक वचन का है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। चलो 10वां प्रश्न देखते हैं। अब बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं पूछा है तो नहीं को हम विशेष रूप से याद रखेंगे। नहीं के साथ हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे कि ये नहीं हमें बताना है। अभ्र बादल का है या नहीं है? कौन सा अभ्र? जीभूत लिखा है, जीभूत कोई शब्द नहीं है, जीमूत शब्द है। ठीक है, बरकट लिखा है या मरकट शब्द होना चाहिए। ठीक है, ये व्याकरणिक रूप से या प्रिंटिंग की गलतियां इसमें बहुत थी, हर प्रश्न में गलती थी और इसके कारण बालक बहुत कंफ्यूज हुए। तो इस बात को आप ध्यान रखें, हम पहले भी बता चुके हैं, बोर्ड के ऐसे कई पेपर आते हैं, यदि त्रुटि है, प्रिंटिंग की त्रुटि है या लेखन की त्रुटि है, तो उस त्रुटि को आप नज़रअंदाज करके उत्तर दें। ठीक है, ये कहीं करें ये जीभूत भी गलत है, ये भी गलत है, हम इसमें से कैसे दे दें? अरे भाई, वो बात का काम है सही करना गलत करना, लेकिन आप सेंस लगाएंगे कि कौन सा सही है। अभ्र बादल का होता है, बिल्कुल सही बात है। बारिद ये भी बादल का होता है। जीमूत ये भी बादल का होता है। और ये भरकट नहीं है, ये है मरकट। और मरकट होता है बंदर का। मरकट का अर्थ क्या होता है? बंदर। ठीक है, तो डी विकल्प 10वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। अब देख लो 11वां प्रश्न। ठीक, चलो, अर्वाचीन का विलोम क्या है? अर्वाचीन का विलोम परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या है? तो अर्वाचीन शब्द का विलोम आप बताइए क्या है? नवीन है या प्राचीन है या आदिकालीन है या पाषाणकालीन है? तो अर्वाचीन का मतलब होता है नवीन। तो नवीन का विलोम तो नवीन होगा नहीं, क्या होगा? अर्वाचीन का विलोम होगा प्राचीन, अर्थात बी विकल्प सही है। प्राचीन और अर्वाचीन एक दूसरे के विलोम हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा 11वां प्रश्न का। ठीक, बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब देख रहे हैं 12वां प्रश्न। चलो 12वां प्रश्न भी देख लो भाई। 12वां, आकृत शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या है? तो आकृत शब्द का, अब देखो इसमें समभिन्नार्थक पूछा गया है। बनावट, चित्र, वस्त्र, समरूप। तो बनावट, थोड़ा सा इस प्रश्न की भाषा हमें थोड़ी सी अलग तरह की लग रही है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का बनावट उत्तर सही आयोग ने माना है और ये थोड़ा सा बनाया ही अलग तरह से है प्रश्न। आकृत शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? ठीक है, तो समभिन्नार्थक यहाँ बनावट सही है और बनावट सही माना है किसने? आयोग ने। बनावट ही हमने भी उत्तर दिया था। ठीक है, चलिए 12वां हो गया। अब देखते हैं 13वां। 13वां देख लो। 13वां प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्नों की श्रृंखला है, बहुत बढ़िया। छाती के बल चलने वाला, छाती के बल चलने वाला, छाती, उर माने होता है हृदय या छाती, और ग का अर्थ होता है गमन करने वाला, और उरग का अर्थ हुआ छाती के बल चलने वाला। ठीक है, तो उरग का, अब यहाँ उरग लिखा हुआ है, होना क्या चाहिए था? उरग। ठीक है, होना क्या चाहिए? उरग। लिखा क्या है? उरग। कोई बात नहीं, गलत लिख गया है, उ की जगह ऊ कर दिया होगा प्रिंटिंग वाले ने। भुजंग, भुजंग का अर्थ क्या होता है? ये हम आपको बता चुके हैं, सर्प होता है। कुरंग का अर्थ क्या होता है? ये हम आपको बता रहे हैं, हिरण होता है या हरेड़ होता है। तुरंग का अर्थ क्या होता है?
तुरंग का अर्थ घोड़ा होता है। ठीक है, चलिए तो विकल्प कौन सा सही है? ए। बहुत आता है उरग, पर्यायवाची याद रखेंगे, जो छाती के बल चलता है उसे उरग कहते हैं, या उरग काय का पर्यायवाची है तो सर्प का है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, उरग काय का पर्यायवाची है? सर्प का, छाती के बल सर्प चलता है। ठीक है, बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बरस पड़ना अत्यधिक क्रोधित होना। बताओ, मुहावरा बहुत आसान मुहावरा है। बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? अत्यधिक। अत्यधिक की जगह भी देखो या आ का डंडा लगा है, ये हमने प्रिंट नहीं कराया है। ये जो पेपर है वो सेम पेपर हमने PDF बना के और यहाँ पर लगाया हुआ है, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ना हमारे टाइपराइटर की गलती है। जो हमारे पेपर बनाने वाले हैं, PPT बनाने वाले हैं, उन भैया ने नहीं लिखा है। ये पेपर है, सेम पेपर है, पेपर छापने वाली कंपनी नहीं ऐसा लिखा है, अत्यधिक लिखा है, अशुद्ध लिखा है। वर्षा का होना, प्रेम करना, सम्मान देना, ये बिल्कुल बरस पड़ना का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोध करना। ठीक है, ए विकल्प सही है, बाकी 3 विकल्प गलत है। चलो 14 हो गया। 15वां देखो, छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? छठी का दूध याद आना, इसका सही अर्थ बता दीजिए, क्या है सही अर्थ इसका? छठी का दूध याद आना, बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन की याद करना, भूख लगना। तो छठी की दूध का मतलब होता है बुरा हाल हो जाए। ठीक है, तो इसमें पहला विकल्प सही है, ए विकल्प, छठी का दूध याद आ गया। ठीक है, बुरा हाल होना। ठीक, वैसे यही आयोग ने सही माना है, यही होता है। कुछ लोग बचपन की याद दिलाना भी हो जाता है, लेकिन बचपन की याद दिलाने में बुरा हाल नहीं होता है। 15 हो गए। चलो अब 16वां देखते हैं। ये है 16, बहुत बढ़िया। अब देखो, अशुद्धि हर प्रश्न में है, इसमें हर प्रश्न में अशुद्धि आई है। भाल, भाल विकाग्निमित्रम, माल विकाग्निमित्रम होना चाहिए, माल विकाग्निमित्रम, माल विकाग्निमित्रम। आप समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? जहाँ म होना चाहिए वहाँ पर भ लिख दिया है। ऐसे ही मरकट की जगह बरकट कर दिया था पिछले प्रश्न में। तो यहाँ भाल की जगह क्या होना चाहिए? ये माल विकाग्नि मित्रम, माल विकाग्नि मित्रम, यहाँ पर बंदी होनी चाहिए। नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो माल विकाग्नि मित्रम किनका है? बहुत सरल नाटक है, बहुत अच्छा नाटक है, बताइए किनका है? कालिदास का, भवभूति का। देखो भवभूति भी अशुद्ध लिखा है, ऐसा लिखा होना चाहिए था, भवभूति। ठीक है, भारवी भी अशुद्ध लिखा है, भारव्य होता है। नाम क्या था इनका? भारव्य। तो अशुद्धियां इसके हर शब्द में अशुद्धि है। कालिदास का है, बस इतना याद रखो। इनका है कालिदास का, माल विकाग्नि मित्रम। 17वां प्रश्न देखो, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? बताइए कौन सी कालिदास की नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम, प्रतिमा नाटकम। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है, ये भी कालिदास की है, और विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम ऐसा लिखा जाएगा, वशीयम। ठीक, तो ये प्रतिमा नाटकम नहीं है। प्रतिमा नाटकम किनका है? भास का है। बाकी 3 किनके हैं? कालिदास के। ये तीनों कालिदास की हैं। ठीक है, 17वां का डी विकल्प सही है। अब चलो देखते हैं 18वां प्रश्न, मालती माधव। देखो हमने कहा ना, लिखने वाले ने ही अशुद्ध कर दिया है, म की जगह क्या कर दिया है? भ। ये मालती होना चाहिए, ये माधव होना चाहिए, ये भालती कर दिया है, भाधव कर दिया है। तो मालती माधव रचना किनकी है? ये बहुत आती है परीक्षाओं में और बहुत महत्वपूर्ण है। मालती माधव किनकी है? भवभूति की है, कालिदास की है, भास की है, या हर्ष की है? बताओ। तो 18वां प्रश्न का ए है, भवभूति की है। मालती माधव किनकी है? भवभूति की है। ठीक है, 18वां प्रश्न का ए विकल्प सही है। ठीक, चलो 18वां प्रश्न का ए विकल्प सही है। 19वां देखो, इनमें से कौन सी रचना भारव्य की है? भारव्य की रचना बता दीजिए कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम किनकी है? आप जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है संस्कृत का। ठीक है, किनका है? कालिदास का है। इसके बारे में आपको पहले भी हमने बताया है,
काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टया। काव्यों में नाटक रमणीय होते हैं, रमणीक होते हैं। नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम में चौथा अंक, चौथे अंक में 4 श्लोक सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है। रघुवंशम महाकाव्य ये भी कालिदास का है। 10 कुमार चरितम ये दंडी की रचना है, ठीक है, आप जानते हैं। और किरातार्जुनीयम ये है भारव की रचना, ठीक है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। भारव की रचना क्या है? किरातार्जुनीयम। डी विकल्प सही है। 19वां प्रश्न डी विकल्प के साथ से आएगा। आप 20वां बताइए शिशुपाल वध के लेखक कौन है? शिशुपाल वध के लेखक कौन है? चलो बताओ। माघ, भा कर दिया, देखो माँ की जगह कालिदास। हर्ष में सा कैसा बना दिया है? भास। बताओ शिशुपाल वध के लेखक कौन है? 20वां प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है। बताइए कौन है? कालिदास नहीं है, हर्ष नहीं है, भास नहीं है। शिशुपाल वध किसने लिखा है? माघ ने। माघ। शिशुपाल वध के लेखक कौन है? माघ, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो 20वें प्रश्न का पहला विकल्प सही है। उत्तर देते रहें, हम शीघ्रता से उत्तर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उत्तर न दें। आप भी उत्तर दीजिए भाई, आप उत्तर देते रहिए, हम भी उत्तर दे रहे हैं, आप भी उत्तर दें। हम समय के अभाव के कारण हम जल्दी कर रहे हैं, बड़ी वीडियो ना हो इसलिए, ठीक है। तो 10 कुमार चरितम दंडी की रचना कौन सी है? 10 कुमार चरितम, शिवराज विजय, मेघदूत, हर्षचरितम। तो दंडी की रचना कौन सी है? 10 कुमार चरितम, ठीक है। 21वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। दंडी की रचना कौन सी है? 10 कुमार चरितम। पहले विकल्प के साथ 21वां प्रश्न सही होता है। चलो भाई अब देखते हैं 22वां प्रश्न। नैषधीय चरितम के लेखक कौन है? अब देखो हर जगह इसने क्या किया है? इसके स्थान पर ये लिख दिया है, मूर्धन्य ष के स्थान पर तालव्य स लिखा है। नैषधीय चरितम, इसके रचनाकार कौन है? बताओ। नैषधीय चरितम के रचनाकार कौन है? श्रीहर्ष, दंडी, भवभूत, भास। तो नैषधीय चरितम श्रीहर्ष ने लिखा है, अर्थात 22वें प्रश्न का पहला विकल्प सही। चलो अब देख लेते हैं 23वां प्रश्न। 23वां इधर है, ये है 23वां प्रश्न। चलो ये चलो विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद कराया है सही सही। तो सही सही आप जानते हैं क्या होता है? विद्या और प्लस आलय, आ और आ मिलकर आ हुआ, अर्थात हुई दीर्घ स्वर संधि। तो ये विद्यालय का सही विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, विद्याधन औलय, विद्याधन आलय, ये तीनों अशुद्ध हैं। ए विकल्प सही है, विद्या प्लस आलय, ठीक है, ए विकल्प सही है। चलो 23वां हो गया। अब 24वां देखो। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? महाधन उत्सव। महाधन उत्सव कौन सी संधि हो रही है महोत्सव में? आप देख लीजिए कौन सी संधि हो रही है, आपको पता चल जाएगा महोत्सव में कौन सी संधि हो रही है। दीर्घ बिल्कुल नहीं, यड़ बिल्कुल नहीं, वृद्धि बिल्कुल नहीं, गुण संधि है, ठीक है। गुण संधि की विशेषता होती है एक मात्रा और रम, ठीक है। ये मिलता है गुण संधि में, ये विशेषता है, ये पहचान है। तो इसमें ओ की मात्रा है, महाधन उत्सव, अ और ओ मिलकर हो गया ओ। सचित में कौन सी संधि है? सतधन चित्त। सतधन चित्त, तपे आएगा हलंत, क्या होगा? सतधन चित्त, सतधन चित्त, सचित। अब देखो यहाँ हलंत है तो ये व्यंजन संधि होगी, वृद्धि संधि नहीं है, यट संधि बिल्कुल नहीं है, ये तो सब स्वर संधियाँ हैं। व्यंजन संधि का रूप कौन सा है यहाँ? श्चुत्व, तो श्चुत्व संधि है, डी विकल्प सही है 25वां का। अब देखो 26वां प्रश्न। गृहम गच्छत शब्द का संधि विच्छेद लिखिए। गृहम गच्छत शब्द का संधि विच्छेद, चलो बताओ। 26वां प्रश्न थोड़ा सा सही प्रश्न है, आप इस प्रश्न पर विचार करें कौन सा सही होगा। गृहम गच्छत, यहाँ गृहम गच्छत पे यहाँ वृद्धि होनी चाहिए थी। गृहम गच्छत शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। गृहम धन गच्छत, गृह धन गच्छत, गृह धन गच्छत, गृहम धन आगच्छत। गृहम धन आगच्छत बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा।
गृहम धन गच्छत, गृहम धन गच्छत, ये म पे हलंत है, इस संधि का म का ये हलंत वाला रूप ये हो जाता है, अर्थात ये हो गया गृहम गच्छत। ठीक है, इसे आप समझ गए होंगे। अर्थात 26वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। अब देख लो 27वां प्रश्न, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा शब्द में कौन सा समास है? विवाद उत्पन्न करने वाला प्रश्न है ये। ठीक है, तो वैसे तो महात्मा शब्द रूढ़ हो गया है, उस हिसाब से डी विकल्प सही है इसमें। ठीक, और महाधनात्मा करके करेंगे तो कर्मधारय भी सही हो जाएगा, लेकिन बहुब्री दिया है विकल्प में तो ये ज़्यादा सही है, आयोग ने भी यही माना था। ठीक है, हमने भी यही किया था। चलो भाई, महात्मा शब्द में बहुब्री समास। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम का समास विग्रह कीजिए, ये थोड़ा सही शब्द है, थोड़ा सा संस्कृत का है ये, तो आप इसका उत्तर दीजिए शीघ्रता के साथ। बताइए, दिनम दिनम च, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम, दिनम च दिनम। बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 28वां प्रश्न आपको उत्तर देना ही देना है, हम उत्तर इसका आपसे चाहेंगे। बताइए कौन सा सही है? 4 विकल्प दिए हुए हैं, 4 विकल्पों में आप बता सकते हैं कौन सा सही है। चारों पे टिक लगा हुआ है। दिनम दिनम प्रति, बिल्कुल नहीं। दिनम दिनम प्रति, बिल्कुल नहीं। दिनम दिनम, ठीक है, क्या होना चाहिए? दिनम दिनम, सी विकल्प सही है। ठीक, कुछ किताबों में ये भी मिलेगा दिनम दिनम प्रति। ठीक है, लेकिन यूपी बोर्ड की पुस्तक में, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड या उत्तर प्रदेश माध्यमिक जो परिषद की पुस्तकें चलती हैं, उसमें यही विग्रह दिया हुआ है, दिनम दिनम। ठीक है, बोर्ड ने भी यही माना था दिनम दिनम, और हमने भी यही किया था दिनम दिनम। चलो भाई, अब है सरिते शब्द का, सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है, ये आपको बताना है। तो सरिते शब्द में कौन सी है बताइए। सरते में चतुर्थी होती है, प्रथमा बिल्कुल नहीं, द्वितीया बिल्कुल नहीं, तृतीया बिल्कुल नहीं, चतुर्थी डी विकल्प सही है। सरते में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। ठीक है, चतुर्थी का रूप है, बहुत आता है परीक्षा में, नोट कर लेना। आप सारे ही प्रश्न नोट कर लेना अपनी डायरी पर। ठीक है, अपने नोट्स पर सारे प्रश्न नोट कर लेना और उनके उत्तर भी साथ के साथ नोट कर लेना। जगतः शब्द कौन सा वचन है? तो जगतः पंचमी और षष्ठी का एक वचन आता है जगतः। ठीक है, तो कौन सा है? एक वचन है। 30वें प्रश्न का पहला विकल्प सही है। 30वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प सही है, पंचमी षष्ठी में आता है। अब देखते हैं 31वां प्रश्न देखते हैं। ये देखो, तिष्ठत, तिष्ठत, बताओ तिष्ठत धातु रूप में कौन सा लकार है? लकार पूछा गया है। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग, विधिलिंग भी गलत लिखा हुआ है। बताइए, लंग भी गलत लिखा है। 31वां का कौन सा उत्तर सही है बताओ। तिष्ठत लट लकार का है। ठीक है, तिष्ठत काय का है? लट लकार का, और धातु पूछी जाएगी तो स्था। ठीक है, स्था धातु का लट लकार का रूप है तिष्ठत। तिष्ठत, तिष्ठतः, तिष्ठन्ते, तिष्ठस्य, तिष्ठथा, तिष्ठत, तिष्ठाम, तिष्ठावः, तिष्ठामः। अपिवत, अपिवत धातु रूप देखो, संस्कृत के कितने प्रश्न आए हैं लगातार संस्कृत के। अपिवत धातु रूप कौन से लकार का है? लंग लकार का, लट लकार का, लोट लकार का, लृट लकार का। 32वां प्रश्न का बताइए। तो अपिवत लंग लकार का है, लंग लकार भूतकाल का है, लंग लकार। ठीक है, लंग ऐसा लिख दिया है, कोई बात नहीं, हमें तो बस उत्तर देना है, कैसे भी लिख दो वो। ठीक है, चलो 32वें प्रश्न का पहला विकल्प सही है। 33वां देख लो, प्रजाभ्यः स्वस्ति, कारक पूछा है। प्रजाभ्यः स्वस्ति में कारक बताइए। तो प्रजाभ्यः स्वस्ति में कारक बताओ कौन सा है? कौन सा कारक है? करण, संप्रदान, अपादान, कर्ता। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, नमः स्वस्त्य, नमः स्वस्त्य,
स्वस्थ स्वधा अलम वसट योगाच वसट योगाच। ठीक है। नमः स्वस्थ स्वाहा, नमः स्वस्थ स्वाहा, स्वाहा और रह गया यहाँ, नमः स्वस्थ स्वाहा स्वधा अलम वसत योगाच। इन सब के योग में क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है नमः के योग में। तो यहाँ क्या है, स्वस्थ, ये है स्वस्थ, स्वस्थ के योग में चतुर्थी होगी, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, ये सही है ये वाला। इन सब के योग में प्रजाभ्यः स्वस्थ, प्रजा का कल्याण हो। ठीक, अगला देखते हैं 34वां, सहयुक्त प्रधाने में कौन सा कारक है। तो सहयुक्त प्रधाने में तृतीया, सह के योग में तृतीया आती है। ठीक है, सह के योग में पुत्रेण सह। ठीक है, कर्म कर्ता करण, करण कारक है। ठीक है, सह के योग में क्या होता है, करण होता है, तृतीय विभक्ति होती है। तो कौन सा कारक है, करण कारक, करण कारक आएगा सहयुक्त प्रधान इस सूत्र में। बहुत बढ़िया, संस्कृत से बहुत सारे प्रश्न बनाए। देखो हिंदी अनुवाद कीजिए, रामः गृहं गच्छत शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो राम घर जाता है, रामः गृहं गच्छत, राम घर जाता है, ये विकल्प सही है। रामः राम गृहं घर गच्छत जाता है। ठीक है, राम घर जाता है, ये विकल्प सही होगा। शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है और अच्छे अच्छे चकरा जाते हैं। दिखने में तो सरल लगते हैं लेकिन जब पेपर में आते हैं तो फिर वो क्या होता है, कंफ्यूज उत्पन्न कर देते हैं। सामने वाले को कंफ्यूज किया नहीं कि उत्तर गलत हुआ नहीं। ठीक है, चलो अगला देख लो। 84 वैष्णवन की वार्ता, वैष्णवन 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं। नाभादास, वल्लभाचार्य, नंददास, गोकुल स्वामी गोकुल। तो गोकुलनाथ जी हैं, ये आप जानते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता किसने लिखी है, गोकुलनाथ जी ने, ये हमने आपको बताया भी है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। कौन है, इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। बहुत शानदार, सी विकल्प सही है। 37वां प्रश्न हो गया। अब देख लो 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न 38 ये है। चलो 38वां प्रश्न देख लीजिए भाई। 38वां प्रश्न, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है, बताओ। रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर, नासिकेतोपाख्यान। बताओ 38वां का कौन सा सही होगा। तो सदल मिश्र की रचना कौन सी है, सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब 39वां देख लो। सरहपा का संबंध, सरहपा का संबंध निम्न में से किसके साथ है। सरहपा का संबंध किसके साथ है, सिद्ध साहित्य के साथ, रासो काव्य के साथ, नाथ साहित्य के साथ और जैन साहित्य के साथ। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। तो सरहपा कौन थे, सिद्ध थे। कौन थे, सिद्ध, अर्थात ए विकल्प सही हो जाएगा। सरहपा का शब्द, सरहपा का संबंध किससे माना जाता है, सिद्धों से माना जाता है। 40वां देखो। अब देखो अशुद्ध लिखा है, सत्यार्थ होना चाहिए था। अच्छे राइटिंग वाले ने बनाया होगा, ऊपर से दे दिया होगा टाइपिंग वाले को, तो उससे भी ज़्यादा नहीं आता होगा। तो अब सत्यार्थ होना चाहिए था और लिख दिया सत्यार्थ, और लिख क्या दिया, सत्यार्थ, तको न हुआ दिया। तो स्वामी दयानंद की रचना है ये। किनकी रचना है, स्वामी दयानंद। ए विकल्प ही सही है इसका। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है, स्वामी दयानंद। बहुत महत्वपूर्ण रचना है और हिंदी में भी पूछी जाती है, जीके में भी पूछी जाती है। ठीक है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, बताओ। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है। तो आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सी विकल्प सही है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, कमेंट बॉक्स में लिखो। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है और राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा है,
कमेंट बॉक्स में बताओ जिनका भी आपको पता हो। 41वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। अब देखते हैं 42वां प्रश्न। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई। कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई। ये विकल्प सही है। बहुत शानदार प्रश्न है और बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत आसान भी है। ठीक है, अगला है कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधि करते हैं? कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? बताओ, प्रतिनिधित्व कौन सी धारा का करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, कबीरदास संत धारा का करते हैं। ठीक है, और राम काव्य का कौन करते हैं? तुलसीदास। सूफी काव्य का जायसी और कृष्ण काव्य का सूरदास। ठीक है, तो ये संत काव्य का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन? कबीरदास जी। 43वां प्रश्न हो गया। 44वां देखो, खुमान की जगह खुभाण लिख दिया है। खुमान रासो क्या लिख दिया है? खुमान रासो क्या? अरे भैया, क्या लिख दिया है? खुमान रासो। खुमान रासो लिख दिया है। क्या लिख दिया है? खुमान रासो। खुमान रासो किनकी रचना है? बताइए। 44वां प्रश्न है, खुमान रासो किसकी रचना है? बताओ, खुमान रासो किसकी रचना है? 44वां प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है। खुमान रासो जगनिक, दलपत विजय, चंद्रवरदाई, विद्यापत। विद्यापत की है नहीं, चंद्रवरदाई की है नहीं, जगनिक की है नहीं, दलपत विजय। दला लिख दिया, दलापत विजय। ठीक है, कौन सा सही है? कौन सा सही है? इसमें सही है पहला, दलपत विजय। खुमान रासो किनकी रचना है? दलपत विजय की है। ठीक है, चलो अब 44वां हो गया। 45वां देख लो। इनमें से कौन सा संत कवि नहीं है? संत कवि कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो संत कवि कौन सा नहीं है? कबीरदास जी संत थे। ठीक है, रैदास संत थे, गुरु नानक संत थे, तुलसीदास संत नहीं थे। ठीक है, संत कवियों की लिस्ट में तुलसीदास जी नहीं आते हैं। वैसे तो संत थे, आचरण और व्यवहार से तो संत थे। ठीक है, 45वां प्रश्न। आवाज़ साफ आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है। चलो अब देखते हैं 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न, ये हम पेपर हल कर रहे हैं टीजीटी 2011 का। ठीक है, पेपर हम हल काय का कर रहे हैं, आपको बता दें, टीजीटी 2011 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 2011 का पेपर है और परीक्षा इसकी हुई थी 2016 में और रिजल्ट आया था 2018 में। ठीक है, तो ये हम पेपर हल कर रहे हैं आज। इनमें से सूफी काव्यधारा का कौन कवि, काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है, ये बताना है। मुल्ला दाऊद, जायसी, नामदास। नामदास की जगह नाभादास होना चाहिए और कुतुबुन। तो आप बताइए 46वें प्रश्न का कौन सा सही है? 46वां प्रश्न कमेंट करो। मुल्ला दाऊद बिल्कुल थे सूफी काव्यधारा के, जायसी भी थे और कुतुबुन भी थे, अर्थात सी विकल्प सही हो जाएगा। इसमें नाभादास सूफी काव्यधारा के कवि नहीं हैं। ठीक है, अब देखो निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति से संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में आता है, तो आपको प्रत्येक काव्यधारा की, प्रत्येक काल की प्रवृत्तियां पता होनी चाहिए। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध और आश्रयदाता की प्रशंसा। तो 47वें प्रश्न का सी विकल्प सही लग रहा है। ठीक है, ये वाला रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है इसमें कायमी निर्गुण काव्यधारा में। इन तीनों में से, चारों में से ये सही है। चलो भाई 47 के बाद बात करते हैं 48 की। पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत महाकाव्य है और जायसी ने लिखा है और बहुत शानदार महाकाव्य है। ठीक है, बच्चा बच्चा जाने है पद्मावत जायसी का है। अब चलते हैं 48 हो गया। 49 पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत हमने आपको पहले बताया था
पद्मावत लिखा गया है अवधी भाषा में, और अवधि भी पद्मावत की अवधि कैसी है? ठेठ अवधि, ग्रामीण अवधि, ठीक है। और रामचरितमानस भी अवधि में है, और रामचरितमानस की अवधि कैसी है? साहित्यिक अवधि है, ठीक है। दोनों की अवधि में अंतर आप याद रखेंगे। पद्मावत किस भाषा में है? अवधि में। अष्टयाम के रचयिता सुंदर दास, सुंदर देखो कैसा लिखा है, बिल्कुल दा गायब कर दिया है, सुंदर बिंदी भी नहीं है, ना भी नहीं है, गोकुलनाथ, नावादास, वल्लभाचार्य। तो इन 4 विकल्पों में से बताइए, उत्तर दीजिए। अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो अष्टयाम के रचयिता नाभादास हैं, ठीक है। सी विकल्प सही है, अष्टयाम के रचयिता नाभादास हैं। 50 का सी सही है। क्या सही है? 50 का सी। अब देखो 51वां देख लीजिए भाई, 51वां प्रश्न देखो। शीघ्रता से 252 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता यहाँ से यहाँ तक। तो 252 वैष्णवन की वार्ता सूरदास की नहीं, नंददास की नहीं, किनकी है? नावादास की नहीं, गोकुलनाथ की है। गोकुलनाथ की ये रचना है, इसके लेखक हैं, ठीक है। गोकुलनाथ कौन थे? वल्लभाचार्य के नाती थे। चलो, नंददास किस काव्यधारा के से संबंधित हैं? नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? बताओ। नंददास संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा और राम भक्ति काव्यधारा। तो 52 का कौन सा सही है? बताओ। संत नहीं, ये नहीं, कृष्ण काव्यधारा से संबंधित थे। नंददास कौन सी काव्यधारा से जुड़े हैं? कृष्ण काव्यधारा से, ठीक है। चलो 52 हो गए। 53वां देखो, सूर सागर किस भाषा की कृति है? भाषा पूछी गई है। तो सूर सागर, सूर कृष्ण भक्त कवि कृष्ण भक्त शिरोमणि कौन? सूरदास जी ने लिखा है, और सारा ही कृष्ण काव्य अधिकांशतः काय में है? ब्रज भाषा में। सूरदास ने ब्रज भाषा में लिखा है, तो बी विकल्प सही है। सूर सागर की भाषा क्या है? सूर सागर की भाषा है ब्रज भाषा, ठीक है। चलिए अब देखो 53 हो गए। 54वां देख लो आप, इधर 54वां देखो भाई, 54वां शीघ्रता से ये है। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? तो सूर की रचना कौन सी नहीं है? इसका मतलब 3 रचनाएं सूरदास की हैं, बाकी एक नहीं है। सूर सागर सूरदास की रचना है, 12 स्कंद में है, कृष्ण काव्य, ठीक है। सूर सारावली ये भी है, साहित्य लहरी ये भी है, रास पंचाध्यायी ये सूरदास की रचना नहीं है, अर्थात डी विकल्प सही है। 54 का डी सही है। 55वां देखो, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? बताओ, कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? सूरदास बिल्कुल है, रसखान बिल्कुल है, कृष्णदास बिल्कुल है, तुलसीदास ये राम भक्त कवि हैं, अर्थात डी विकल्प सही है। कृष्ण भक्त कवि नहीं है, नहीं पूछा है, तो कृष्ण भक्त कवि नहीं देखना है, न तो ये कहो कृष्ण भक्त कौन सा है तो पहले नंबर पर कर दो कि सूरदास। नहीं, नहीं अवश्य पढ़ना है, प्रश्न को गौर से पढ़ना है, पूरी तल्लीनता से पढ़ना है, कम से कम 2 बार पढ़ना है प्रश्न को पेपर हल करते समय। 56वां प्रश्न देखो, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या है? तुलसी की भक्ति का स्वरूप बता दीजिए भाई। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या है? दास्य भक्ति थी, ठीक है। और सख्य किनकी थी? सख्य भक्ति थी सूरदास की, ठीक है। तो ये है ए विकल्प, तुलसी की भक्ति ए विकल्प सही है। 56 का ए, दास्य भाव की, ठीक। 57वां देखो, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रसमंजरी, ठीक है। तो गीतावली तुलसीदास का है, दोहावली भी है, विनय पत्रिका भी है, रसमंजरी नहीं है, अर्थात डी विकल्प सही हो जाएगा। रसमंजरी के लेखक कौन है? बता दीजिए कमेंट बॉक्स में लिख के कि रसमंजरी लेखक ये हैं, ठीक है। तो डी विकल्प सही है 57 का। अब देखो 58वां, 58वां देखो, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया? अवधि भाषा में कौन सा लिखा गया है ये बताना है आपको। कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया? प्रिय प्रवास खड़ी बोली में है, साकेत ये भी खड़ी बोली में है,
रामचरितमानस ये अवधि में है और रामचंद्र का ये ब्रज में है। ठीक है, ये दोनों काय में खड़ी बोली में, ये और ये काय में है ब्रज में, और अवधि में कौन सा है रामचरितमानस। ठीक, साहित्यिक अवधि, अवधि कैसी है साहित्यिक। 58 हो गए। 59 देखो, रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी। तो रीतकालीन कवि, रीतकाल ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है। रीतकाल क्या कहा जाता है, ब्रज भाषा का स्वर्ण युग। तो ये ब्रज भाषा, सी विकल्प सही है। रीतकालीन कवियों की भाषा क्या थी, ब्रज भाषा थी। ठीक है, रीतकालीन कवियों की भाषा क्या थी, ब्रज भाषा। अगला देखो 60, रीतकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी। वीर रस पहले राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। रीतकाल में भी जिन्होंने लिख दी थी वीर रस में कविता, पद्माकर, भूषण, बिल्कुल भूषण। ठीक है, बी विकल्प सही है। ठीक है, 60 का बी सही है, भूषण। महाकवि भूषण ने काय में लिखी है, वीर रस में कविता लिखी है। ठीक है, अगला बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है। तो बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है, बिहारी सतसई ब्रज भाषा का है, ए विकल्प सही है। ठीक है, खड़ी बोली, अवधि, भोजपुरी इनका नहीं है विवाद। ठीक है, 61 का क्या है, ए। 61 का क्या है, ए। अब देखते हैं 62। 62वां प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सुजान शब्द का प्रयोग, सुजान शब्द का प्रयोग किसकी कविता में, किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है। तो सुजान घनानंद की, धनानंद लिखा है, घनानंद होना चाहिए। घनानंद की प्रेयसी का नाम था, ये गणिका थी, और घनानंद मीर मुंशी थे, कहाँ, मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ। ठीक है, तो सुजान शब्द का प्रयोग सबसे अधिक घनानंद ने किया है। ठीक है, सी विकल्प सही है। 63वां देख लो अब। 63वां, इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है। रीत मुक्त नहीं है, बाकी 3 होंगे। तो रीत मुक्त कौन कौन से हैं, रीत मुक्त घनानंद है, आलम है, बोधा है और ठाकुर है। तो ये देखो, केशवदास रीत मुक्त नहीं है, नहीं पूछा है। तो रीत मुक्त, ये तीनों रीत मुक्त हैं, केशवदास नहीं है, डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई 64वां प्रश्न, कवि प्रिया के रचनाकार कौन है। तो कवि प्रिया के रचनाकार कौन है आप बता दीजिए। कवि प्रिया किनकी है, देव, केशव, पद्माकर, घनानंद। तो कवि प्रिया केशवदास ने लिखी है, कवि प्रिया केशवदास ने लिखी है। 64वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। ठीक है, केशवदास की रचना है कवि प्रिया। 64 हो गया। 65वां देख लो तो फिर, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है। भारतेंदु की नहीं है, अच्छा देखो, वैद्य की हिंसा, वैद्य का लिखा है, वैद्य की हिंसा पूरा नहीं लिखा है, हिंसा, वैद्य की हिंसा, हिंसा न भवते, हिंसा और आना चाहिए। ठीक है, कितनी अशुद्धियाँ हैं व्याकरणिक रूप से। वैद्य की हिंसा, हिंसा न भवत, विशस्य विषमौषधम, ई की मात्रा लगा दी है, औ होना चाहिए विषमौषधम। ठीक है, बादशाह, दर्पण, पद्यावती, पद्मावती होना चाहिए, पद्यावती। तो ये तीनों ए बी सी किनकी हैं, भारतेंदु जी की हैं। ये डी विकल्प सही हो जाएगा, ये नहीं है भारतेंदु की। 65 का कौन सा सही हो जाएगा, डी। अब चलो भाई 66वां देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है। भारतेंदु का नहीं है कौन सा नाटक, भारत दुर्दशा भारतेंदु का नाटक है, नील देवी भी है, प्रेम जोगिनी भी है, रणधीर प्रेम जोगिनी नहीं है, रणधीर प्रेम मोहिनी ये नहीं है। अर्थात 66 का डी विकल्प सही है। 66 का कौन सा सही है, डी विकल्प। और ये किनका है, लाला श्रीनिवास। चलो अगला 66 हो गया। 67 देखो, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए उ की मात्रा लगनी चाहिए और लगा दी है उ की मात्रा। हिंदी समालोचना का ऐसा होना चाहिए, सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है। तो इनमें से कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है, इनमें से तो ये आनंद कादम्बिनी उल्लेखनीय है और यही आयोग ने उत्तर माना है। कुछ जगह पर कविवचन सुधा का नाम भी मिल सकता है, लेकिन आनंद कादम्बिनी है। ठीक है, हिंदी प्रदीप में पहली बालकृष्ण भट्ट की पहली आलोचना हिंदी प्रदीप में छपी थी, ऐसा बच्चन सिंह ने माना है, लेकिन यहाँ
विकल्पों के अनुसार डी विकल्प सही है और डी ही आयोग ने सही माना था। चलो अब है 68वां। निम्नलिखित में से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो सरस्वती पत्रिका के कालजयी संपादक रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध संपादक रहे हैं। देखो पहले नंबर पे हजारी नाम लिखा मिलेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ये देखो लिखा है लास्ट में महावीर प्रसाद द्विवेदी। कंफ्यूज करने के लिए, इनसे कंफ्यूज मत हो जाना भाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है। 1903 से 1920 तक रेलवे में भी नौकरी की है इन्होंने, ठीक है। संपत्ति शास्त्र इनका बहुत अच्छा ग्रंथ है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन इन्होंने निबंध लिखा है, शानदार, माघ के निबंध का अनुवाद किया है। चलो भाई अब क्या, कौन सा हो गया? ये प्रश्न था 68। अब देखो 69वां देखते हैं। 69 ये है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, ठीक है। बहुत सरल परिभाषा है, बहुत आती है, पेपर में रिपीट होती है, बार बार नोट रखेंगे। कौन सा कब छायावादी नहीं है? तो छायावादी कब कौन कौन से हैं ये देख लो, जो बचा वही नहीं है। निराला छायावादी है, पंत छायावादी है, प्रसाद छायावादी है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। जायसी छायावादी कभी नहीं है, 70 का डी। 71 देखो, छायावाद के प्रमुख माप देखो, प्रमुख की जगह प्रमुख लिख दिया है। छायावाद के छायावादा कर दिया यहाँ, छायावादा। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति हुई है, अधिक हुई है? तो गीतों की मार्मिक वेदना सबसे अधिक कहाँ पर है? सबसे अधिक कहाँ पर है? महादेवी जी। महादेवी जी के गीत बहुत ही वेदना से युक्त हैं, ठीक है। सी विकल्प सही है 71 का। 72 देखो, प्रगतिवादी काव्य की सृष्टि है, प्रगतिवादी काव्य की सृष्टि है दार्शनिक, वर्ग चेतना प्रधान, वैयक्तिक, यथार्थ, यथास्थितिवादी। 72वें प्रश्न का बता दीजिए कौन सा सही है? वर्ग चेतना प्रधान है, बी विकल्प सही है, 72 का बी। अब देखो 73वां, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, बताओ। तो केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, इसका मतलब किसी दूसरे की है। तो कौन सी केदारनाथ अग्रवाल की? तो देखो, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की है, नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल की है, आग का झरना लिखा है यहाँ, आग का क्या होना चाहिए? आईना, आग का आईना केदारनाथ अग्रवाल की है। अब ये बची युगधारा, ये नहीं है। युगधारा किन की है? नागार्जुन की। युगधारा किन की है? नागार्जुन की। डी विकल्प सही हो जाएगा, 73 का डी विकल्प सही है। 74 देखो, 74 देख लीजिए। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी थे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो उनके अनुसार प्रयोगवाद का मुख्य कवियों का मुख्य तथ्य क्या है? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के साथ, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। तो नई राहों के अन्वेषी कहा है? अज्ञेय जी ने, तो सी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है, नई राहों के अन्वेषी। 75वां प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है? तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। पहला नहीं है, सबसे पहले तार सप्तक हुआ था, ये बहुत पूछा जाता है। तार सप्तक आपने प्रथम या पहला तार सप्तक कर दिया तो हो जाएगा गलत। तार सप्तक था, सिर्फ तार सप्तक 1943, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह ये दूसरे तार सप्तक के हैं, बाकी सब पहले तार सप्तक के हैं ये, ठीक है। तार सप्तक के चारों तार सप्तकों के कवि हमने ट्रिक से बता दिए हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे तार सप्तक के कवि, ठीक है। तो शमशेर बहादुर सिंह का कौन सा है? दूसरा सप्तक है, तो ए विकल्प सही है। कौन सा प्रश्न हो गया? 75 का ए। चलो अब 76वां देखो,
75 का ये हो गया। आगे बढ़ो भाई। अब 76वां प्रश्न देखिए, ये है अज्जे कौन से वाद के कवि हैं? तो अज्जे कौन से वाद के कवि हैं? अज्जे ने प्रयोगवाद चलाया है। प्रगतिवाद बिल्कुल नहीं, प्रयोगवाद जी हाँ, छायावाद नहीं, ये भी नहीं, अर्थात बी विकल्प सही है। अज्जे काय के हैं? प्रयोगवाद के कवि हैं। 77वां हिंदी की पहली कहानी लेखिका। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? बता दीजिए। ए बी सी या डी? उत्तर दीजिए। चंद्रकिरण सोनरेखा लिख दिया है। बंग महिला हेमवती देवी और चंद्रमुखी ओझा। तो इसमें बताओ 77 का कौन सा सही हो जाएगा? बंग महिला सही हो जाएगा। पहली महिला कहानी लेखिका है ये। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत आता है। गुल की बन्नो, गुलाबी बन्नो लिख दिया है। गुलाबी बन्नो, बन्नो गुलाबी बन्नो नहीं है, गुल की बन्नो। कौन है गुल की बन्नो? कहानी के लेखक त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण। तो धर्मवीर भारती की है ये गुल की बन्नो। ठीक है, अर्थात बी विकल्प सही है 78 का। 79 देखो भाई, 79 अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? बहुत शानदार प्रश्न है। अलका जयशंकर प्रसाद के कौन से नाटक की पात्र है? बता दीजिए कौन से नाटक की है? ध्रुव स्वामी, विशाखा, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। तो 79 का विकल्प सही हो जाएगा डी वाला। चंद्रगुप्त की पात्र है कौन? अलका। अलका कौन से नाटक की पात्र है? चंद्रगुप्त की। ध्यान रखेंगे, अलका महत्वपूर्ण पात्र है। अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? तो अशोक के फूल और कुटज, ठीक है, किसने लिखा है? अशोक के फूल किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ए विकल्प सही है। अशोक के फूल कैसे रंग के होते हैं? लाल और सफेद। ठीक है, अशोक के फूल। चलो 80 81 में देखो, इनमें से कौन सी स्वीकृत आत्मकथा है? कलम का सिपाही आत्मकथा नहीं है, क्या है ये? जीवनी है। कलम का सिपाही क्या है? जीवनी है। ठीक है, आत्मकथा नहीं है। दूसरा चीरों पर चांदनी निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्त है। ठीक है, ये आत्मकथा नहीं है। अर्धकथानक ये हिंदी की पहली आत्मकथा है। बाणभट्ट की आत्मकथा ये उपन्यास है। इनकी सबकी विधा पूछी जाती है। ठीक है, तो ये सी विकल्प सही हो जाएगा 81 का। 82 अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो अभी बताई थी, अर्धकथानक क्या है? आत्मकथा। डी विकल्प सही है। अर्धकथानक आत्मकथा बनारसी दास जैन की। चलो भैया, कितना हो गया ये हो गया 82। 83 किधर है फिर? ये है 83 इधर। ये देखो, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो प्रसाद द्वारा रचित इरावती है ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक अपूर्ण उपन्यास था, ये अधूरा रह गया था इरावती, तो ये ऐतिहासिक है। बी विकल्प सही है। ठीक है, 83 का। 84 में देखो, निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है, नहीं वाला पूछा है, कौन सा नहीं है? गोदान है। सेवा सदन है, कर्मभूमि है, अर्थात शेखर एक जीवनी, ये अजय का उपन्यास है। ठीक है, तो ये डी विकल्प सही हो जाएगा 84 का डी। अगला दो उत्तर देते चलो, वेरी गुड, शाबाश। हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था? तो हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ 1938 में हुआ था और 1938 में छायावाद खत्म हो गया था, अर्थात प्रसादोत्तर या छायावादोत्तर युग, ये सही हो जाएगा। द्विवेदी भारतेंद्र प्रसाद युग ये पहले के यहाँ पर हुआ था 1938 में, रूपा पत्रिका में। ठीक है, कौन सा? लक्ष्मीपुरा पहला रिपोर्टाज माना जाता है ये। ठीक है, शिवदान सिंह चौहान का, इनका है शिवदान सिंह चौहान का। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, बहुत आता है। कौन सी पत्रिका? रूपाव। कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? रूपाव पत्रिका, सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है, तो रूपाव पत्रिका में
प्रकाशित हुआ था दिसंबर 1938 में, तो भी विकल्प सही हो जाएगा। चलो भाई 85 हो गया। 86 देखो, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार कौन है? हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार कौन है? तो 86वें प्रश्न का सही विकल्प है लोचन प्रसाद पांडे। कौन है? लोचन प्रसाद पांडे, याद रखेंगे, लोचन प्रसाद पांडे। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्त कौन है? लेखककार कौन है? लोचन प्रसाद पांडे। बनारसी दास चतुर्वेदी का रेखा चित्र बताओ। तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने रेखा चित्र लिखा है, उसका नाम है रेखा चित्र, और सेतुबंध भी लिखा है, अर्थात सी विकल्प सही हो जाएगा। 87 का सी विकल्प सही है, दोनों। ठीक है। 88 देखो, अमिट रेखाएं, बहुत महत्वपूर्ण रेखा चित्र है, बहुत आता है। ठीक है। अमिट रेखाएं, अमिट रेखाएं संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मल्लिका, देवेंद्र सत्यार्थी, शिव पूजन सहाय। बताओ। तो 88 का बी विकल्प सही है, सत्यवती मल्लिका। कौन है? सत्यवती मल्लिका। 88 हो गया। अब देखो 89, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी जी की जीवनी कौन सी है? बताइए। तो 89वें प्रश्न का बी विकल्प सही है, श्री गांधी नाम से लिखा है इन्होंने। किस नाम से लिखी है जीवनी? श्री गांधी। 89 हो गया। अब देखो इधर 90 है, ये है, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, बहुत शानदार रचना है, उद्धव शतक, पहले ही नंबर पे लिखी है, ए विकल्प सही है। 91वां देख लो। अब नीहार की रचना किसने की? नीहार, नीरजा, यामा, ठीक है, ये सब रचनाएं किनकी हैं? महादेवी वर्मा जी की। ए विकल्प सही है। नीहार की रचना किसने की है? महादेवी वर्मा ने। 92, शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? महाकवि भूषण। शिवराज भूषण किसने लिखा है? महाकवि भूषण ने लिखा है, अर्थात डी विकल्प सही हो जाएगा। शिवराज भूषण के रचयिता महाकवि भूषण। 92 हो गया। 93 देखो, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? तो सूरदास में देखो, कवितावली तुलसीदास की है, साहित्य लहरी सूरदास की है, अर्थात बी विकल्प सही है। 93 का बी विकल्प सही है। 94 देखो, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो तुलसीदास की रचनाएं रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, ठीक। कवितावली तुलसीदास की है, गीतावली है, साकेत नहीं है। साकेत किनकी है? मैत्रेयी गुप्त की, महाकाव्य, ठीक है, डी विकल्प सही है। 94 का। 95 देख लो, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? सही पूछा गया है। महादेवी वर्मा नीहार, बिल्कुल यही सही है। मैत्रेयी गुप्त कामायनी, ये गलत है, ठीक है। पंत तोड़ती पत्थर, निराला, साकेत, ये सब गलत है, ठीक है। ये विकल्प सही है। मैत्रेयी गुप्त का साकेत है, पंत का। 96वां देखो, कौन सा जोड़ा सही है? प्रिय प्रवास हरिऔध, सांदगीत प्रसाद, आंसू निराला, साकेत तुलसीदास। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रिय प्रवास किनका है? अयोध्या सिंह हरिऔध का। ए विकल्प सही है, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। 97 देख लो, महाकवि भूषण की रचना है। ऊ की मात्रा की जगह उ की मात्रा लगाई है, इसमें प्रिंट करने वाले ने कोई ज़्यादा ही होशियार मिल गया है, ठीक है। महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, दीपशिखा, चिदंबरा, छत्रसाल दशक। तो ये है छत्रसाल दशक, ठीक है, डी विकल्प सही हो जाए। 97 प्रश्न। 98वां देखो। अब 98 पे चलो भाई। 98 किधर है? इधर है, ये लो। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? विवेचन की जगह बेचन लिख दिया है, बेचन नहीं है, विवेचन होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। कौन से ग्रंथ में किया है? तो नाट्य शास्त्र में, ठीक है, नाट्य शास्त्र में किया है भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन। अगला देखो, 99 हो गए, 98 हो गए, 99। अनुभावों के भेद कितने हैं? अनुभाव के भेद कितने माने गए हैं? तो अनुभाव के भेद हैं 4। सी विकल्प सही हो जाएगा। अनुभाव के भेद कितने होते हैं? 4।
चलो 100 तक गिनती पूरी होने वाली है। वीरों का हो कैसा वसंत, किस रस की सृष्टि हुई है? तो वीरों का हो कैसा वसंत वीर रस है, और रस की जगह दास लिख दिया है। देखो कितनी अशुद्धियाँ हैं, हर प्रश्न में अशुद्धि है। वीर रस, ठीक है, वीर रस। 100वां प्रश्न ए विकल्प सही है। 101 दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। किनकी है? ये है, अच्छा, निराला की है, लेकिन इसमें पूछा कौन सा रस है। तो दुख की बात हो रही है तो करुण रस है। जब दुख की बात हो रही है तो करुण रस है, ठीक है। ए विकल्प सही हो जाएगा 101 का। चलो, और पंक्ति पूछी जाती तो निराला की है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोई। उपर्युक्त पंक्ति कौन से रस की है? उपर्युक्त पंक्ति कौन से रस की है? श्रृंगार रस की, हास्य रस की, कृष्ण रस की और शांत रस की, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे शांत रस भी हो जाएगा, लेकिन आयोग ने ये माना है श्रृंगार रस, ठीक है। नायक नायिका पति के रूप में स्वीकार कर रही हैं मीराबाई कृष्ण को, इसलिए यह श्रृंगार रस माना है, ठीक है। चलो 103 मेरी भव बाधा हराओ राधा नागर सोए, और जा तन की झाई परे श्याम हरित दोते होए। पेपर बनाने वाले ने भी क्या बनाया है? पेपर रस का उठा लिया प्रश्न तो रस के ही रख दिए इकट्ठे, साहित्य के उठा लिए तो साहित्य के, संस्कृत के उठा लिए तो संस्कृत के। अब यहाँ रस ही रस है तो रस है, तो भाई मेरी भव बाधा हराओ राधा नागर सोए कौन सा? भक्ति है, भक्ति रस है, ठीक है। बिहारी सतसई का पहला दोहा है ये। चलो 103 हो गए। 104 देख लो, निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? छंद को भी द्वंद्व लिख दिया है, छंद को क्या लिख दिया है? द्वंद्व। चलो दोहा मात्रिक है, ये भी मात्रिक है, ये भी मात्रिक है, अर्थात डी विकल्प सही हो जाएगा। 104 का डी विकल्प सही है। अब चलो 105 की ओर। 105 छंद शास्त्र, छंद शास्त्र पूरा पूरा लिख दिया। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल कौन माने जाते हैं? आचार्य पिंगल, बी विकल्प सही है। 105 का बी विकल्प सही है। छठा देखो, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। मंगल भवन अमंगल 1 2 1 1 1 1 2 नहीं 1 2 1 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 16 16 मात्राओं वाला चौपाई, ठीक है। 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा होता है? चौपाई। तो इसमें कौन सा छंद है? चौपाई। निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, और बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं एको सूल। मात्राएं गिन लो, 1 1 2 2, ये संयुक्त है 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1, ठीक है। 1 2 तो 4 तो 6 तो 8 9 10 11 12 13, यहाँ तक 13 है। 1 2 2 4 5 6 4 10 और 1 11 11 13 11 होती हैं दोहा में। पहले चरण में 13, दूसरे में 11 दोहा है, ठीक है। चलो 107 108 सूर सूर तुलसी शशि उडगुन केशव दास, और कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। खद्योत का मतलब जुगनू, खद्योत का मतलब क्या है? जुगनू, जुगनू जुगनू खद्योत, ये खद्योत है, खद्योत, ठीक है, जुगनू। अब देखो इसमें कौन सा क्या पूछा है? अलंकार पूछा है। तो सूर सूर, एक सूर का अर्थ है सूर, और दूसरे का सूरदास। सूरदास सूर्य है, सूरदास सूर्य है, एक का सूरदास एक का सूर्य, तो ये हो गया यमक, बी विकल्प सही आएगा, ठीक है। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ज्यों जिम जैसे ये शब्द आएंगे, वहाँ पर क्या होगा? उत्प्रेक्षा, क्या होगा? उत्प्रेक्षा, पहला ही विकल्प सही है, ठीक है। नील परिधान बीच सुकुमार, उत्प्रेक्षा अलंकार।
109 का पहला सही है। ठीक है, 109 का कौन सा सही है? ए विकल्प। अब देख लो 110, 110 किधर है? आओ भाई 110 आ जा, ये आ गया। चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है? अलंकार उठा लिए तो अलंकार ही रख दिए हैं। बताओ भाई, चरण कमल बंधो हरिराई, चरण और कमल इकट्ठे हो रहे हैं तो रूपक है। क्या है? चरण कमल के रूप एक दूसरे को उपमेय उपमान को एक कर दिया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना किस बोली का क्षेत्र है? ये तो भाई बहुत शानदार है। पटना हमने बहुत बताया है, आपको पढ़ाया है तब। पटना किस बोली का क्षेत्र है? बहुत आता है। मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बताओ कौन सा? ए, बी, सी या डी? तो इसमें मगही सही है, सी, मगही। पटना की बोली बहुत पूछी जाती है, कौन सा है? मगही। खड़ी बोली की पहली रचना प्रेम सागर, 112 का ए। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? प्रेम सागर। ठीक है, चलो अलग अलग तरह से वैसे खड़ी बोली की रचनाओं का विभाजन है, लेकिन आयोग ने यही माना था यहाँ पर। अगला है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? नहीं पूछ रहा है। छत्तीसगढ़ी नहीं आती है। छत्तीसगढ़ी काय में आती है? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में। देखो यहाँ भी छत्तीसगढ़ी लिखा है और यहाँ भी छत्तीसगढ़ी लिखा है। अब इसमें चाहे ए कर दो चाहे डी कर दो, डी तक जाओगे क्यों? पहले पर नंबर पे गलत है तो पहले वाला ही करना चाहिए। ठीक है, तो ये ए विकल्प सही माना जाए। 113। 114 देखो पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5। बी विकल्प सही है। पूर्वी हिंदी की 3। चलो अगला है 15वां बनारसी। बनारसी किसकी उपबोली है? एफ कर दिया गया था इसे। अब ये बनारसी नहीं, बनाफरी होना चाहिए। वैसे क्या होना चाहिए? बनाफरी। और बनाफरी काय की? बुंदेली। बनाफरी एक शैली है बुंदेली में, जो जगनिक का जो काव्य है वो बनाफरी में है, आलाखंड। ठीक है, तो बनाफरी होना चाहिए काय में? बुंदेली में, ए में। वैसे ये एफ कर दिया गया था। हिंदी भाषा का संबंध किससे है? पैसाची, ब्राचट, मगही, सौरसेनी। तो हिंदी भाषा का संबंध सीधा सीधा इनमें से डी विकल्प सबसे सही है, सौरसेनी से है। ठीक है, एफ इसे भी किया गया था। 116 हो गया। अब 117 देखो। 117 देख लो भाई, ये है हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। कौन से परिवार की है? बी विकल्प सही है, भारोपीय। ठीक है, 117 हो गया। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? तो कौरवी भाषा खड़ी बोली को ही कहते हैं, और खड़ी बोली का उदय कहाँ से हुआ है? पश्चिमी हिंदी से। ठीक है, तो ए विकल्प सही है। 18वें प्रश्न का ए विकल्प। 119 निम्नलिखित में से देशज है। देशज क्या है? जूता है। देशज क्या है? जूता है। ठीक है, चलो 119। 120 दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक। तो दशानन योग रूढ़ है, यौगिक होने के बाद रूढ़ हो गया है, इसलिए योग रूढ़ है दशानन। एक शब्द के लिए रूढ़ हो गया है, रावण के लिए, तो योग रूढ़ है। ठीक है, 120। 121 आ जा, ये आ गया। निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनि कौन सी नहीं है? अब देखो मूर्धन्य ध्वनि कौन सी नहीं है, ये भी थोड़ा सा वैसा प्रश्न है। मूर्धन्य ध्वनि कौन सी नहीं है? टबर पूरा ही मूर्धन्य होता है, रेट रसायन मूर्धा। ठीक है, तो ये वैसे ये माना है आयोग ने, ये होना भी चाहिए। ठीक, अगला देखो। निम्नलिखित में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? क अल्प प्राण है, महाप्राण में पीछे एच आता है। ख, घ और ध महाप्राण है। ठीक है, रे ठीक है, महाप्राण हो गया। अब देखो 123 देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? खरोष्ठी, ब्राह्मी, कीलाक्षरी या हेरीग्लिफिक? तो ब्राह्मी से हुआ है। 123 का कौन सा सही है? बी विकल्प सही है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है,
देवनागरी लिपि 124। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो देवनागरी लिपि में स्वर वर्ण वर्तमान काल में स्वर वर्ण कितने माने जाते हैं? 11। ठीक है, स्वर वर्ण कितने हैं? 11। और अब अंतिम प्रश्न, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? वर्णात्मक है, वर्णात्मक है या अक्षरात्मक है या चित्रात्मक है या प्रतीकात्मक है? उस दिन भी हमने ये पूछा था आपसे, तो ये अक्षरात्मक है। अब अक्षरात्मक लिपि कैसी होती है, वर्णात्मक कैसी होती है? देखो ये है A B C D, ये वर्ण है। जैसे लिखा, कोई भी लिखा, जैसे चेयर तो CHAIR, ये वर्ण है, ये लिखे जा रहे हैं, अर्थात ये वर्णात्मक लिपि है। ठीक, अंग्रेजी वर्णात्मक लिपि भी लिखी जाती है। अक्षरात्मक, जैसे लिखा है, इसी को हम लिखें चेयर, चेयर ऐसे लिख लो या कैसे भी, ये अक्षर हैं, इनमें वर्ण भी समाये हुए हैं। कुछ भी लिखोगे, जैसे आपने लिखा राम, तो राम, राम वर्ण नहीं है, ये अक्षरों में लिखा है। वर्ण में कैसे लिखा जाएगा? ऐसे र आ म अ, ऐसे यदि लिखा जाएगा तो ये होगा वर्णात्मक। तो ऐसे हिंदी नहीं लिखी जाती है देवनागरी लिपि, ऐसे लिखी जाती है, तो ये है अक्षरात्मक रूप। समझ गए होंगे, बाकी विस्तार से जब हम पढ़ेंगे तब अच्छे से और पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये 125 प्रश्न, आपके कितने उत्तर सही हुए आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और ये पूरे 125 प्रश्न आप एक जगह नोट कर लीजिए। PDF चाहिए तो प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ लीजिए। ठीक है, 97 58 43 28 87 इस नंबर पे आप वार्ता कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बहुत बड़े प्रश्न थे तो इसलिए हमने कोशिश की है कम समय में। मिलते हैं फिर से। राधे राधे, जय हिंदी, जय भारत।